हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के इस 2023 के एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लेक्सिकन ऑफ केस स्टडीज़। उसका पार्ट 2 हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस वगैरह ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। साथियों, पार्ट 1 के अंदर हमने काफ़ी कुछ चीज़ों को समझा, जैसे केस स्टडी अच्छी केस स्टडीज़ क्या होती हैं, केस स्टडी एक्चुअली में होती क्या है, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इन सब चीज़ों को जाना। अब हम एक चीज़ को समझेंगे जो कि है छोटा सा एक केस स्टडी का क्या फॉर्मेट होता है, उस बात को हम समझते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले जब हम केस स्टडी की चीज़ को समझते हैं, केस स्टडीज़ को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी उसके अंदर मैटर या जो भी केस दिया हुआ है वो किस तरह की चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, अब वो सिंगल किसी व्यक्ति ही सिर्फ उसके अंदर एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, या आप कह लीजिए ग्रुप या इवेंट या कम्युनिटी से इन्वॉल्वमेंट है उसका। तो केस स्टडी के अंदर कई सारी चीज़ें दी गई होती हैं और उनमें काफ़ी इन डेप्थ एक बारीकी से समझने की ज़रूरत आती है। अब देखिए, टिपिकली जो इसके लिए डेटा इकट्ठा किया जाता है वो कई सारे सोर्सेज से इकट्ठा करा जाता है, अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करके, अलग अलग जो है ये कह लेते हैं ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज़ का यूज़ करके। अब देखिए, केस बेस्ड स्टडी क्या है उसकी शुरुआत मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, केस स्टडी रिसर्च मेथड है जिसकी शुरुआत हुई थी क्लिनिकल मेडिसिन में। अभी की बात नहीं, ये जो हम आज एथिक्स में इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मेडिसिन में इसकी पहले शुरुआत हुई थी। केस स्टडी कहाँ से निकली है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब एक पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री को निकाला गया था कि भाई उसको क्या बीमारी थी, कैसे ये बीमारी तक पहुँचा, क्या रही थी फैमिली, कोई प्रॉब्लम रही थी क्या, मेंटल उसको कैसे हुआ। साइकोलॉजिकल केस था ये, मेंटली साइकोलॉजिकल केस स्टडीज़ ऑफन कन्फाइंड टू अ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पूरी मानसिकता को समझना अच्छे से। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन निकाली गई थी वो मेनली बायोग्राफिकल थी, एक इंसान के पर्टिकुलर जो उसके पास्ट में हुआ उन चीज़ों के, उन इवेंट्स पे बेस्ड थी, एज वेल एज जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, ठीक है, जो हो रहे थे उसकी लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन सब पे बेस्ड थी। तो पर्टिकुलरली ये काम था। अब देखिए, अगर आप कहें कि केस स्टडी क्या रिसर्च मेथड होती है, नहीं, केस स्टडी खुद में कोई रिसर्च मेथड नहीं होती है, बट जो रिसर्चर्स होते हैं वो ऐसे मेथड्स या ऐसे तरीक़ों का यहाँ पे उन्हें सेलेक्ट करते हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए, प्रॉपर डेटा को एनालाइज करने के लिए, और इससे क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल निकल के आता है जो केस स्टडी के लिए सही बैठे, सूटेबल हो। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ में आए। तो वक्त के साथ साथ खैर ये शुरुआत तो मेडिसिन में हुई थी, मगर अब साइकोलॉजी से और जगहों पे और टेक्निक्स में अप्लाई होने लगी, जैसे आज हम UPSC के अंदर इसको एथिक्स में पढ़ रहे हैं। तब इसमें हम दो चीज़ों को समझते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ केस स्टडीज़ और लिमिटेशंस ऑफ केस स्टडीज़। किसी भी चीज़ की एक एडवांटेजेस और एक डिसएडवांटेजेस होते हैं जो हम इनमें भी देखेंगे। तो स्ट्रेंथ में हम देखें कि ये जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है, एक अच्छी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। दूसरा कि ये इंसाइट प्रोवाइड करती है फर्दर रिसर्च के लिए, कि मतलब एक ऐसी केस स्टडी है जिसको हम ये समझेंगे, जानेंगे, तो उससे हमें और आगे फ्यूचर में और चीज़ों को जानने में मदद मिलती है। ठीक है। तीसरी बात कि इससे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, अदरवाइज़ इम्प्रैक्टिकल चीज़ों का, अनएथिकल चीज़ों को ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, तो ऐसे जो है उस पर आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो केस स्टडीज़ के माध्यम से रिसर्चर्स क्या क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं प्रॉपर एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, प्रॉपर डिटेल से, है ना। और ये भी पॉसिबल है कि अगर ये मान लो बहुत सारे रिसर्च पार्टिसिपेंट के साथ भी डील करना चाहते हों, जिसे हम लोग नोमोथेटिक अप्रोच कहते हैं, एम ये होता है कि हम एक एवरेज चीज़ निकाल के ले आ पाएँ, तो इसमें भी मदद करती है। और चूँकि इसमें प्रॉपर इन डेप्थ घुस के बारीकी से हर तरह से मल्टी साइडेड अप्रोच, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ध्यान दिया जाता है,
ठीक है। तो ऐसी अप्रोच केस स्टडीज़ के अंदर होने की वजह से इंसान की जो सोचने की भावना है, उसका जो बिहेवियर है ना, जो भी मान लीजिए उसका अनएथिकल बिहेवियर है या इम्प्रैक्टिकल है, अगर हम दूसरी स्टडीज़ में चीज़ों को समझें तो शायद ना समझ पाएँ इस चीज़ को, लेकिन इस केस स्टडी के माध्यम से हम इन सब पे भी रोशनी डाल सकते हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेंथ हो गई केस स्टडीज़ की। अब भाई जहाँ पे अच्छाई होती है बुराई भी होती है, इवन गुलाब के पेड़ में भी, गुलाब के फूल के नीचे भी कांटे होते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस की बात करें केस स्टडीज़ की, तो देखो ना, अगर हम ये कहें कि किसी एक केस के बेसिस पे हम सारी पॉपुलेशन को उसी तरह से डील कर लें, तो ये नहीं हो सकता। मतलब ये जो रिज़ल्ट होंगे एक पर्टिकुलर केस स्टडी के, हो सकता है उस पर्टिकुलर चीज़ में तो ये सही बैठे, लेकिन हर फील्ड में ना सही बैठे। इसलिए आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो रिजल्ट्स को इस स्टडीज़ के वाइडर पॉपुलेशन के लिए। दूसरी बात कि रिसर्चर्स की खुद की एक फीलिंग होती है, सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, उसकी वजह से, जैसे मान लीजिए आपकी जो सोच है और उस सोच के हिसाब से आप पर्टिकुलर जो है रिसर्च कर रहे हो या किसी केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपकी वो सोच जो है वो उसमें कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलेगी। इसलिए रिसर्चर बायस हो सकती है ये। तभी तो कहते हैं ना कि आप उस जगह पे होते तो क्या करते। तीसरी बात कि डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट, ये तो इजी चीज़ है, और टाइम कंज्यूमिंग, ये कुछ चीज़ें हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इनकी अच्छाई भी है। देखिए केस स्टडी सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन, एक इवेंट, एक ग्रुप से डील करती है, तो हम ये बात कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि जो आगे रिजल्ट निकल रहा है उस पर्टिकुलर केस का, वो आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर एक ग्रुप या पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कह सकते हो ना कि रिलेटेड ये एक ही इवेंट से है, तो हम ऐसा कोई चीज़ जो है वो कहीं और नहीं जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। इसे जो हमने यहाँ पे चीज़ को या जो भी तरीके को अप्लाई करा है वो कहीं और नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि अब मान लो कि सेम तरीके का जो है चीज़ हो रही है, लेकिन मान लो कि वहाँ पे मैटर अलग है। तो बहुत सारे स्कोप है अभी ऑब्जर्वर बायस के लिए, इसलिए यहाँ कुछ चीज़ों को बहुत और समझने की इसके ज़रूरत है। अब इंडिया देखिए इमर्जिंग इकोनॉमी है, हम देखते रहते हैं, और इस इमर्जिंग इकोनॉमी होने की वजह से अभी इसमें टाइम है कि अभी और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और पब्लिक सर्वेंट्स के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने जानने की ज़रूरत है। तो इन सबको ध्यान में रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिमिटेशंस को भी ध्यान में देखना पड़ेगा इसकी। और इसी के चलते यूपीएससी ने जो है कहा है कि देखो भाई आओ, ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन हम केस स्टडीज़ को भी आपको समझाएंगे। आइए अब और डिटेल से समझते हैं। तो जब हम केस स्टडी को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए फॉर सॉल्विंग द केस स्टडीज़। देखिए कोई ऐसा तरीका नहीं होता इसके अंदर कि भाई केस स्टडी तुम्हारे सामने आए और ये तरीका है, तुम इस तरह से सॉल्व कर दो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। एक सिंगल डेफिनेटिव अप्रोच नहीं हो सकती हर एक केस को सॉल्व करने के लिए, बट हाँ कुछ ऐसे तरीके हैं जो कॉमनली आप यूज़ कर सकते हो कई सारी केस स्टडीज़ में उसको टैकल करने के लिए। अब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो सारे जो भी केस होते हैं उनमें आप देखेंगे कि सब कुछ घूम फिर के एथिक्स के आसपास घूम रहा है, चाहे डायरेक्टली आप एथिकल इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो या आप किसी इनडायरेक्ट तरीके से हो रहे हो। इसलिए आपको एथिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऐसी जो थ्योरीज होती हैं, वो मदद डालती हैं केस स्टडीज़ को काउंटर करने में, एक जो भी इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट अप्रोचेस के माध्यम से, जो भी आपको अप्रोच सही लगती है। अब मेन तरीका क्या होता है कि भाई अगर हमें केस स्टडी को सॉल्व करना है तो हमें किस तरह की अप्रोच को लेके चलना पड़ेगा। देखिए भैया मोटा मोटा चीज़ ये है कि आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है, ठीक है ना। बैलेंस अप्रोच में ये फ़ायदा है कि ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ झुको, ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ झुको, हर चीज़ को लेके ऐसा चलो, है ना। लेकिन अब जब होता क्या है कि जब रियल लाइफ केसेस आपके सामने आ जाते हैं तो ऐसे टाइम पे सिविल सर्वेंट जो होते हैं ना, केस स्टडी को जो काम करते हैं,
जब सॉल्व करते हैं तो आपको उस समय कोई हाइपोथेटिकल बात तो कहनी नहीं है, आपको उस समय रियल इवेंट्स पे बेस्ड बात कहनी है। तो ऐसे आपको चीज़ें उसके अंदर लानी है जो बहुत रेलिवेंट हो, आवश्यक हो, लॉफुल हो, इसके अलावा ज़रूरी हो। ठीक है, ज़रूरी ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है इसका अगर पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ हैंडल करना है तो इसी के चलते हम कॉमन स्टेजेस की कुछ बात करेंगे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए। देखिए, सबसे पहले आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए, केस को कॉशियसली पढ़िए, समझिए कि क्या है। उसके बाद उसमें से प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को बाहर निकालिए। उसके बाद कि ये देखिए कि इसमें कौन सी दिक्कत पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, हमें करना क्या है इसके अंदर। उसके बाद उस केस के अंदर जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं आप उस तरफ एक तरफ उसको लिख लीजिए। अब जो भी आपके पास अवेलेबल हो गया डेटा, उससे आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, क्या क्या और रास्ते हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, ये सब कुछ आप एक तरफ ये प्रोड्यूस कर लो ऑल्टरनेटिव। अब जो भी ऑल्टरनेटिव आपने निकाले हैं उन सब को आप इवैल्यूएट करो, अच्छे से समझो कि इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया होगा। ये करेंगे तो क्या दिक्कतें, ये करेंगे तो क्या दिक्कतें हैं। तो जिनमें कम दिक्कत हो और सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव हो आप उसको चूज़ करो और फाइनल एग्जीक्यूशन कर दो, इसको सॉल्व कर दो। समझ आ गई बात? अब इन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल से बता दिया गया है और कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो आपने फैक्ट वगैरह लिखे, तो अब फैक्ट्स वगैरह जब आप निकाल रहे होंगे ना, ये तो आपके दिमाग में आएगा मैम क्या क्या निकाले। तो देखो, सबसे पहले ये समझो स्टेक होल्डर्स कौन है, कौन इन्वॉल्व है उसके अंदर, कि सिविल सर्वेंट हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नमेंट है, सिटीजन्स हैं, कि सोसाइटी है, कौन अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस इशू से किसको दिक्कत है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है अगर तो इसका मतलब कि फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन की वो अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है ना। वजह क्या है कि जो इतना अफेक्ट हो रहा है ना, प्रॉब्लम्स की वजह से, है ना, ये वजह बताइए, कॉज क्या है। अब क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, डिलेमा क्या है, गफलत क्या है, किस प्रॉब्लम में फंसे हैं जो इसको ईजिली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा विक्टिम कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है और क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, और केस क्या मैसेज देना चाहता है, हम तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है। ठीक है, क्या लार्जर मैसेज जो है वो है दिया जा रहा है इस केस के द्वारा, और कौन से कॉन्स्टेंट हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सिचुएशन को लेके। तो ये सारी चीज़ें आप जब फैक्ट्स निकालोगे तो आप लिखोगे। ठीक है ना। अब इसी के बेसिस जब फाइनल एग्जीक्यूट करोगे तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जो थ्योरीज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं एथिक्स के, वो अब यहाँ पे आप लिखोगे कैसे क्या है, आप ऑल्टरनेटिव बताओगे। हर ऑल्टरनेटिव को आप, जो भी आपके ऑल्टरनेटिव हैं दिए गए, वो आपके द्वारा जो दिए गए हैं वो एक पर्टिकुलर एथिकल प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स पे बेस होना चाहिए, वैलिडेट करा जाना चाहिए। और उसके अलावा जो भी आपने बात कही है वो जो भी है भाई, एक तो हो गया कि हाँ टेस्टेड है प्रॉपर एथिकल प्रिंसिपल्स पे, कॉन्सेप्ट पे, और रिजेक्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रिंसिपल्स। तो सारे तरीक़ों को आपको डिस्कस करना है, उसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, तो इन तरीके से डिस्कस करना है। उसके ऑल्टरनेटिव्स के अंदर कुछ ड्रॉबैक हैं, तो मान लीजिए हर एक ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा नहीं है, किसी कोई कमियां हैं, तो वो जो कमियां हैं उनमें जो सबसे कम कमियां जिस ऑल्टरनेटिव में है वो आप सामने रखेंगे। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। हमने आपको चैप्टर 1 में कई सारी केस स्टडीज़ के बारे में बताया भी है, तो आपको तरीका भी मिल गया होगा कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व नहीं करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब इतना समझ गए, ये तो हमने एक एक करके यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया। अब स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन केस स्टडीज़, ये बात होती है जब भी कोई केस स्टडी करी जाती है तो उसके अंदर एक के बल पे तो हर काम होता नहीं, उसके अंदर कई सारे और स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं साथियों, है ना। कि ऐसा तो है नहीं आप निकले और आप ही ने सब कुछ कर दिया। अरे आप निकलेंगे, किसी से तो बात करेंगे, कोई तो इसमें इन्वॉल्व होगा। तो आप ये समझिए कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस में कौन कौन से लोग, कौन कौन से व्यक्ति या किस किस सेगमेंट के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उन्हीं को हम कहते हैं, जो भी उस केस से अफेक्ट कर रहा है उनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठते हैं इसमें लेके चीज़ों को, आइए हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए, अब स्टेक होल्डर्स का आप पता कैसे लगाओगे किसी केस के अंदर। ठीक है भाई, मैंने बताया एक इजी लैंग्वेज में बताया, तो यही कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जो जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, जिनका भी इंटरेस्ट, जिनका भी इन्फ्लुएंस सिस्टम में है, रिसोर्स में है, और जिसकी वजह से जो है वो रिलेटेड इशू जो है उनसे वो अफेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा नॉलेज अबाउट द सिस्टम या रिसोर्स,
ठीक है। उसके अलावा नेटवर्क्स द स्टेक होल्डर्स इज इन्वॉल्व विद इन द केस स्टडी एरिया। तो इनको स्टेक होल्डर्स को इस तरह से निकाला जाता है बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे। अच्छा, अब देखिए जो अमाउंट ऑफ पावर है किसी भी तरीके से जो स्टेक होल्डर्स जो है वो स्टेक होल्डर वो इधर से उधर कर सकता है अपने बेसिस पे, उनमें आप दो चीज़ें पकड़ेंगे, ठीक है। उसमें एक क्या आएगा, एक आएगा फॉर्मल और दूसरी आएगी इनफॉर्मल। अब इसको समझाते हैं कि ये क्या है। देखो जो फॉर्मल है, ठीक है ना, वो दिस इज एन इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन रूल्स और राइट्स एज लेड डाउन इन लेजिस्लेशन एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर रीजन। एग्जाम्पल के तौर पे कि सरकार की जो एजेंसीज हैं उनको ये पावर होती है कि उनको लॉ के माध्यम से राइट्स दिए जाते हैं कि आप एक लॉ इन्फोर्स कर सकते हो, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स के पास कुछ ऐसे राइट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैंड यूज़ राइट्स होते हैं, फिशिंग राइट्स होते हैं। तो ये तो पार हो गई किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मल स्टेक होल्डर की। दूसरी इनफॉर्मल की बात करें तो ये दिस इज एन इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स दैन रूल्स एंड राइट, ठीक है। रूल्स एंड राइट्स को छोड़ के दूसरे फैक्टर्स पे बेस्ड हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो किसी केस है किसी एक इंटरेस्ट ग्रुप क्या या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, एनजीओ का मामला है, और ये अगर अब मीडिया को मोबिलाइज कर सकते हैं टू यूज़ द रिसोर्सेज या लॉबी कर सकते हैं जिसके माध्यम से ये प्रेशर बना सकें किसी पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, तो ये इनफॉर्मल तरीका हो गया अपने पावर को यूज़ करने का। तो इस केस में आपको क्या करना है, सोल्यूशन के लिए हमेशा से जो स्पेसिफिक लोग हैं या ग्रुप हैं जिनके पास स्टेक है, ठीक है ना, जिनका उसमें कोई ना कोई पार इन्वॉल्व है, कोई ना कोई मतलब इन्वॉल्व है, कोई ना कोई उनसे उनको फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, उन सबको हम स्टेक होल्डर्स कहेंगे। और इस पेपर के अंदर एथिक्स के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर स्टेक होल्डर्स नॉर्मली सरकारी एजेंसियाँ आप पाओगे, उनके कार्य प्रणाली को पाओगे, फंक्शनिंग को उनकी पाओगे। स्टेक होल्डर्स सरकार की बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, इनके एग्जीक्यूटिव डिसीजन में भी डिवीजन्स में भी हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर। तो हमने कई सारे केसेस में देखा भी है कि भाई ये सारे के सारे लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं। कुछ और भी कॉमन स्टेक होल्डर्स हैं एग्जामिनेशन में, जैसे सिविल ऑफिस में सीबीआई आ जाएगी, मान लो सीवीसी आ जाएगी, इलेक्शन कमीशन आ जाएगा, कोई दूसरा एम्प्लॉय ऑफिसर उसका सुपीरियर आ जाएगा, तो इस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। मोस्ट कॉमनली सिटीजन्स तो होते ही हैं, कम्युनिटी तो होती है, सोसाइटी तो होती है, तो ये सारे लोग आ जाते हैं स्टेक होल्डर्स में। समझ आई बात। अब इसको एक आप पुराने वाले में तो एक चार्ट भी दिया गया था, देखो सिविल सर्वेंट्स एथिकल, अभी ये तो मैं, और सोसाइटी एट लार्ज, सिविल सर्वेंट्स एंड सिटीजन, सिविल सर्वेंट्स, पीयर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पर्सनल रिलेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप देखोगे। हाँ, अब बाकी छोड़ते हैं। सिविल सर्वेंट्स को जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सिविल सर्वेंट्स का एक स्पेसिफिक हम टॉपिक करते हैं। यहाँ के स्टेक होल्डर्स तो हमने आपको बता दिया कि कैसे क्या है क्या नहीं है। अब इसमें सिविल सर्वेंट्स की अगर हम बात करें तो आइए उसके बारे में आपको समझाते हैं क्या है। देखिए जो सिविल सर्वेंट है ना, वो ऐसे लोग हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी के हैं इंडियन की गवर्नमेंट के अंदर। मतलब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अकाउंटेबल है। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन सिविल सर्वेंट जो हैं वो लगातार परमानेंट रहेंगे, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं। एक ऐसा एम्प्लॉय सिविल सर्विस का, ये बेसिकली इसे एम्प्लॉय करती है सरकार। सरकार क्यों करती है? इसलिए करती है, इनका काम ये होता है कि आप इम्पार्शली इम्प्लीमेंट करिए सरकारी पॉलिसीज़ को और लॉज को बिना किसी भेदभाव के। रिजल्ट के तौर पे जो सर्विसेज एम्प्लॉयज़ करते हैं, काम करते हैं उन पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो भाई लोगों के से रोज़मर्रा इनकी ही मुलाकात होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं इस पूरे ही कार्य प्रणाली का। अब मेन एलिमेंट ये हो गए पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में, तो इसलिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि इनके कांधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए साथियों इनको एथिकल होना बहुत ज़रूरी है और एक मॉरल पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक के साथ जुड़ के चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सिविल सर्वेंट्स की कहानी हमने आपको बताई। अब इसमें एक एक करके समझेंगे। सॉरी, मैंने पहले इसको चार्ट को बोल दिया था इसके अंदर, वो सब हटा दीजिए। यहाँ से एक चीज़ों को समझेंगे, सिविल सर्वेंट्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। देखिए सिविल सर्वेंट्स ये एक लॉ एग्जीक्यूटिव एलिमेंट्स हैं। आपको मालूम है सरकार ने कहा भाई हम ये लॉ लेकर आए हैं, लेकिन आप उसको समाज में इम्प्लीमेंट
एग्जीक्यूट सिविल सर्वेंट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको अलग अलग तरीके के कोड्स को फॉलो करना पड़ता है, अलग अलग डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, उसके अलावा सिविल सर्विसेज कोड हो गया, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो ऐसा सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं कि भैया ये इससे काम नहीं हो रहा है, ये दिए हुए इन कोड से 1 मिनट, ऐसा नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ इस तरीके से करके दे देता हूँ इस काम को, हो सकता है ऐसे हो जाए। तो इस पॉइंट पे एथिकल कैरेक्टर सिविल सर्वेंट का जो अंतर आत्मा है, जो सच्चाई और गलत चीज़ के बीच का जो उनका जो क्या कहते हैं एक मार्ग है जो वो चूज़ करते हैं, वही उन्हें गाइड करता है कि हम जो है जो भी चीज़ चाह रहे हैं उस हिसाब से काम करें, लेकिन भाई जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उनको वायलेट करे बिना, अपनी इंटीग्रिटी को, अपने ऑफिस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के साथ, ठीक। उसके बाद सिविल सर्वेंट्स एंड देयर पर्सनल रिलेशन। अब इसमें क्या आएगा, देखिए जो रिलेटिव हैं, खासकर फैमिली मेम्बर्स सिविल सर्वेंट्स के, इनको माना जाता है कि ये बहुत कॉमन स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी भाई ऐसा भी दिमाग में आता है ना कि हम अपने बेनिफिट के लिए, अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए अपनी पावर का मिसयूज़ कर लें, या कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ को भी उनकी खतरा होता है, सेफ्टी को खतरा होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि भाई इन्होंने कुछ कार्य ऐसा किया जिससे जो है किसी का मूड हो गया ख़राब, और उसने कहा कि चलो बेटा ठीक है, अब हम बताते हैं तुमको, तुम्हारे परिवार को उठवा लेंगे, है ना। तो इसमें जो है वो, इसलिए पर्सनल रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। तो इसलिए सिविल सर्वेंट को टेस्ट करा जाता है इसकी इंटीग्रिटी में टुवर्ड्स हिज वर्क, और एक ऐसी प्रैग्मेटिक अप्रोच अडॉप्ट करी जाए सिविल सर्वेंट के द्वारा, ऐसे कोई डिलेमा हो तो उसको सॉल्व करने के लिए। तो अब ये क्या है क्या नहीं है, इसमें हमने केस स्टडीज़ करी हैं कई सारी बार, जिसमें हमने देखा है कि एक तरफ सिविल सर्वेंट का परिवार था और एक तरफ उनका जो है वो कर्तव्य था, तो उन्होंने किस तरीके से डील करा, ठीक है। आप चैप्टर नंबर 1 तो कर ही आए होंगे, ठीक है। थर्ड आता है सिविल सर्वेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। देखिए सिविल सर्वेंट डायरेक्टली इन नेता नगरी के लोगों से बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे बात ध्यान में रखी जानी चाहिए सिविल सर्वेंट के द्वारा, इंक्लूडिंग कि भाई पॉलिटिकल वो न्यूट्रल रहें पॉलिटिकली, क्योंकि इनको बड़ा डर रहता है ना कि अगर हम इनकी जो है नहीं सही से सुनेंगे तो ये लोग उठा के दूर दराज के इलाकों में फेंक देंगे हमको, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात हो गई। तो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना इनको बहुत ज़रूरी है। नॉन पार्टीशनशिप करना है कि हम उठा के नहीं, तालमेल बना ले, बढ़िया रिलेशनशिप तो बढ़िया लगाना ही है, ऐसा नहीं है, अच्छी प्रायोरिटी सेट करनी है, बढ़िया से रहना है, लेकिन जो है अपने आप को ध्यान रखना है कि आपका जो मेन कर्तव्य है, आपकी पहली प्रायोरिटी आपका काम है, ना कि इनसे रिश्ते बनाना। तो सिविल जो ऑफिसर है वो अपनी सारी कैपेसिटी में सच्चा रहे, ऑनेस्ट रहे सर्विस के साथ में, अपनी ओपिनियन को सजेस्ट करे पॉलिसी मेकर्स को। क्यों? क्योंकि यही सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसी का ही जो है वो ग्राउंड एग्जीक्यूशन लेवल एक्सपीरियंस जो है इसका होगा, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि इसको है ही है, इसको भाई एक्सपीरियंस भी है, ये जनता से मिला हुआ है, नेता नगरी थोड़ी मिलते हैं, तो ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस तो इसी का ही है। तो इसे अपने हिसाब से, अपनी ओपिनियन के हिसाब से चीज़ों को सामने रखना है और फिर अच्छे काम कराना है इन सारे जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके साथ मिलके, ठीक। उसके बाद बात आती है सिविल सर्विसेज एंड पीयर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स। अभी देखिए, अच्छा पहले सिविल सर्वेंट्स और पीयर्स समझते हैं। देखो पीयर्स क्या भाई, सिविल सर्वेंट गया ऑफिस में तो उसके कलीग्स भी तो होते हैं जिससे वो अपनी बातें शेयर करेगा, साथ में काम करते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन जाते हैं हर एक उसके डिसीजन में जो सिविल सर्वेंट लेता है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में। अब एथिकल तरीके से काम करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एक टीम स्पिरिट बढ़ती है, प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है, और हमारी सिविल सर्वेंट की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी उसके वर्क कल्चर में और प्रमोट होती है। और सेम टाइम में अनएथिकल अगर कंडक्ट होता है तो इससे क्या होता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे दिक्कतें आने लगती हैं, पब्लिक के पैसे का बर्बादी होती है, रिसोर्सेज की बर्बादी होती है, उसके अलावा अनएथिकल या मिसकंडक्ट प्रमोट होता है, तो ये देखने को मिलता है। फिर आती है बात सिविल सर्वेंट एंड सीनियर ऑफिशियल्स। अब देखो, अब आप सेलेक्ट होके गए, ठीक है, प्रशासन के अंदर, तो आपने देखा कि आपके सीनियर्स भी तो हैं, तो वो सीनियर्स ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करते हैं ऑफिशियल कैपेसिटी को। बहुत सारी सिचुएशन में दोस्तों सिविल सर्वेंट को के सामने ये डिलेमा होता है कि क्या करें, अपनी मर्जी से काम करें
कि भाई हम कैसे क्या ऑफिसर्स के मर्ज़ी के अगेंस्ट जाके काम करें, या मोरालिटी को, इंटीग्रिटी को, अपने हाई स्टैंडर्ड को एथिक्स के सामने रख के अपना काम करें। तो जो एथिकल एस्पेक्ट है ड्यूटी के अंदर, वो सिखाता है कि जो सिविल सर्वेंट है, अगर वो किसी भी सिचुएशन में फंसा भी हुआ है और ऑफिसर्स जो सीनियर वाले हैं वो सही डिसीजन नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी तालमेल बनी हुई है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में, तो ये सच्चाई के साथ खड़े रहें, ऑनेस्टी के साथ खड़े रहें, अपनी मॉरल वैल्यू को हाई रखें। तो ये सारा काम जब होता है तो फिर हम देखते हैं कि विसिल ब्लोअर्स निकल के आते हैं, है ना, भांडा फोड़ते रहते हैं। तो ये हम देखते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि भाई सिविल सर्विस सर्वेंट्स एंड सिटीजन्स। अब भाई देखो, सिटीजन्स का भी तो एक बहुत बड़ा रोल है। पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हो रही है वो हो तो जनता के लिए रही है ना, तो जो आम जनता है यही मेन इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पॉलिसी जो भी एग्जीक्यूट करी जाती है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, उनके लिए अपने काम के माध्यम से वो लोगों की लाइफ को ही सुधारते या बिगाड़ते हैं। तो जो भी ज़रूरी सर्विसेज हैं, रजिस्ट्रेशन है मान लीजिए किसी चीज़ का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, या हेल्प करी जा रही है रेस्क्यू करने में, कोई मान लीजिए कोई आपदा आ गई, कैलामिटी आ गई, तो कुछ कॉमन प्रोसेस जो रिलेट करते हैं सिविल सर्वेंट्स को सिटीजन्स के साथ में, वो सारे के सारे जो हैं वो इस तरह की चीज़ें हैं। एंड इसलिए ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि भाई हम जनता के प्रति अपने बिल्कुल सही रहें। इसलिए जो सिविल सर्वेंट सर्विस डिलीवरी दें उसमें लॉ के प्रति उनकी रिस्पेक्ट रहे, ठीक है, लॉ ऑफ लैंड बरकरार रहे, मिलजुल के कंपैशन रखो टुवर्ड द कॉमन सिटीजन्स। तो इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ एकदम लेके चलो, अकाउंटेबिलिटी उनकी तय हो और स्पिरिट हो उनके अंदर सर्विस देने की, ऐसा नहीं कि अपना फ़ायदा करने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट सर्वोपरि है सिविल सर्वेंट्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। देखिए, जब ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, तो जब हम एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पाते हैं, फंक्शंस पाते हैं सिविल सर्वेंट का, तो हमारी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इससे पूरी ही सोसाइटी जो है वो स्टेक होल्डर्स है, हर एक उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस में, एक्शन में, और जो भी इनएक्शन है सिविल सर्वेंट्स के उसमें। तो आई होप आप इन चीज़ों को ईजिली समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत नहीं है लेकिन फिर भी हमने डिटेल से समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब इलस्ट्रेशन ऑफ केस स्टडी करते हैं। सबसे पहली केस स्टडी है जो है प्रोसीड कॉशियसली। समझाती हूँ मैं आपको। तो इसमें हुआ क्या कि रजत कुमार ने ये चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे एक कोई दिक्कत है। दिक्कत है ब्रूइंग विद 2 ऑफिस पेयर्स। 2 उनके कलीग्स हैं, ठीक है, साथ में काम करने वाले, उनके बीच में कोई दिक्कत चल रही है। ऐसा कुछ नहीं था कि दोनों आपस में लड़ रहे हों या मारपीट कर रहे हो, ऐसा नहीं था। बट रजत को ऐसा लगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अवॉइड करते हैं और अब मीटिंग्स में भी दूर दूर बैठना शुरू कर दिया है। अब होता क्या है कि एक ऑफिस के अंदर जब सारे ही लोग मिल के काम नहीं करते तो इससे क्या होता है, एक दूसरे के बीच में मनमुटाव होने की वजह से टीम की काम में अफेक्ट पड़ता है, उनकी स्पिरिट में अफेक्ट पड़ता है। तो ये चाहते थे कि जाने आखिरकार वजह क्या है, ठीक है ना। और दोनों ही अच्छे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, मैच्योर हैं, लेकिन भाई इशू है क्या। तो सबसे पहले इन्होंने कहा हम इशू करते हैं। तो इन्होंने एक व्यक्ति को सबसे पहले बुलाया, एक ड्रिंक पे बुलाया और एक कहा, एक कैजुअल कन्वर्सेशन करी कि प्रॉब्लम्स कहाँ है, क्या है, ठीक है ना। एंड समझ नहीं पाए, है ना, तो 1-2 चीज़ें समझे और या छोटी बहुत चीज़ें समझे, तो ये समझ नहीं पाए। तो ये चीज़ से हालांकि जो भी इन्होंने बात करी उससे इन्हें ये पता चला कि भैया कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। और जब ये गलत फहमी का पहाड़ बढ़ता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि विश्वास भी एक दूसरे से हटने लगता है, एक दूसरे को पसंद करना भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा देखने को मिला। अब कुछ अगले महीनों में रजत ने दोनों ही पार्टी से बात करी कि हुआ क्या था, ठीक है ना। कम से कम 3 से 4 घंटा डिस्कशन हुआ एक दूसरे के साथ में, समझने के लिए कि आखिरकार ये कन्फ्लिक्ट, ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है। तो ये जो कन्वर्सेशन हुई इससे इनको ये कॉन्फिडेंस मिला कि भाई जब दोनों ही लोगों से इन्होंने पूछा, ठीक है ना, तो क्या हुआ, तो उसके बाद ये बीच में बने एक मीडिएटर और इन्होंने चीज़ों को सॉल्व कराने का सोचा, क्योंकि जब तक चीज़ें आपस में डिस्कस नहीं होती तो सॉल्व नहीं होती किसी भी रिश्ते में। अच्छा डिस्कशन हुआ, बट कॉन्फ्लिक्ट पे ना फोकस करके, ना उनकी पर्सनालिटी ना बिहेवियर पे फोकस करके उन्होंने ये कहा कि देखो हमारे यहाँ हमारी कंपनी का एक कॉमन उद्देश्य है कि हमें एक अच्छी इफेक्टिव टीम बन के रहना है और यही आपका भी उद्देश्य होना चाहिए। इन्होंने कहा कि देखो हम तीनों लोग
लगातार मिलते रहेंगे, कैजुअली मिलते रहेंगे, ताकि हम लोगों का आपस में ट्रस्ट बना रहे, विश्वास बना रहे। इसमें वक्त लगेगा लेकिन रिश्ता ठीक हो जाएगा और इससे हमारी टीम भी बरकरार रहेगी। तो ये तो हो गया एक केस स्टडी हमने आपको बताई। दूसरी केस स्टडी है जो कहती है डिफ्यूज़ अ टेंस सिचुएशन। हुआ क्या कि नीरजा एक लड़की थी, वो अपनी डेस्क पे बैठी थी एक दिन, जब इसने ये सुना कि बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही हैं ऑफिस के दूसरे कोने से। हुआ क्या, हुआ ये कि उसके 2 कोवर्कर्स, साथ में काम करने वाले 2 लोग जो हैं वो लड़ रहे थे। ऐसा समझ लो कि एक का नाम था श्याम, एक का नाम था मोहन। दोनों बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रही थी, बड़ा वो चल रहा था, बहुत आवाज़ जो थी बहुत लाउड थी, चिल्ला रहे थे। कुछ लोग इकट्ठा हो गए और देखने लगे क्या हो रहा है। तो कहती है, नीरजा कहती है कि हमें पता तो नहीं क्यों लड़ रहे हैं ये, बट हमें ये ज़रूर पता है कि कुछ वक्त से इन दोनों के बीच में टेंशन बड़ी चल रही है। हुआ क्या, एक फर्म जिसमें ये लोग सब काम करते हैं, वो लीगल एडवाइस प्रोवाइड करती है, सर्विसेज देती है लोगों को और कंपनीज को जो कर्जे में होती हैं। ठीक है, बहुत सारी आपने देखा होगा कि जो कर्जे में है या फाइनेंशियल ट्रबल से जूझती हुई कंपनीज हैं, उनको कुछ लोग लीगल एडवाइस और जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये फर्म वही फर्म थी और यहाँ पे छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट चल रहा था श्याम और मोहन के बीच में, बट ऐसा कुछ सीरियस देखने को नहीं मिला इतने टाइम में। अच्छा, सब लोग एकदम अचंभा रह गए, ये क्या हुआ। तो जब नीरजा ने रियलाइज़ करा कि भाई किसी को पता तो कुछ है नहीं और बीच में कोई कूदेगा भी नहीं, तो नीरजा ने ही कहा कि भाई देखो, धीमे से इन्होंने ही अपना पहला कदम उठाया और इन लोगों से कहा कि सुनो, आओ मेरे साथ चलो। इन्होंने कहा पहले कि ये भाई एट फर्स्ट दे कंटिन्यू टू येल, पहले तो ये बहस करते रहे, बट इन्होंने प्यार से एक का हाथ पकड़ा, उन्होंने आर्म पकड़ा, कहा चलो ठीक है, और अपनी रिक्वेस्ट को फिर से करा कि आओ चलो, यहाँ से चलो, अभी लड़ाई मत करो। ठीक है, तो तीनों ही लोग प्राइवेट कॉरिडोर में पहुँचे। कुछ पूछा नहीं नीरजा ने, किसी से कुछ नहीं पूछा, बहुत एक्साइटेड थे, क्यों लिए चले जा रही, हुआ क्या भाई, हाँ बस इतना पानी दिया कि भैया पानी पियो तुम दोनों लोग, और कहा एकदम शांत हो जाओ। ठीक है ना। तो अब नीरजा ने क्या करा, ओवरऑल सिचुएशन को पॉइंट करा कंपनी की कि वो टेंस है, कंपनी में दिक्कत है और हम ये समझते हैं कि भैया इससे क्या है कि इतना जो आप चिल्ला के बात करोगे तो इससे और दिक्कतें होंगी, कि भाई इतनी ज़ोर से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीरजा ने उनसे कहा कि चाहे कोई भी रीज़न हो उनकी लड़ाई का, ये इस इशू को अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसने कहा कि आप बात करिए डिपार्टमेंट के हेड से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। आप दे डिड नॉट रीच अग्रेसिवली टुवर्ड्स मी। नीरजा ने ये भी बताया कि दोनों लोग जो हैं वो इससे नहीं लड़े इस बात को लेके, बल्कि उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ वाकई में हमने बहुत तेज़ कंट्रोल को खो दिया था, और बाद में उन्होंने नीरजा को थैंक यू करा और आपस में एक दूसरे से सॉरी भी कहा। ठीक है। अब इन सब चीज़ों में आपको कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने की ज़रूरत है, याद रखिएगा जब भी सॉल्व करिए कि इस बारे में क्या कि अपने कोवर्कर्स को अलाउ करिए कि वो अपनी बात कह सकें। ठीक है, एक बंदे की साइड न लीजिए, दोनों के बात को लीजिए और सच्चाई का साथ दीजिए। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप कुछ ऐसे व्यक्ति के पास उनको रिफ़र कर दीजिए, जैसे इस केस में नीरजा ने कहा कि आप डिपार्टमेंट के हेड पे पास चले जाओ, है ना, तो आप उनको रिफ़र कर दीजिए। डॉक्टर भी रिफ़र कर देते हैं जब उस बीमारी उसके हाथ में नहीं होती सॉल्व करना। डोंट्स क्या है, देखिए ऐसा फटाफट आपको बीच में नहीं कूदना है। जब आप देख रहे हैं कि आप ही किसी को ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती उसमें मत कूद जाइए। ठीक है, शांति कराने के लिए अगर आपके पास स्किल्स नहीं है उस वक्त या टाइम नहीं है, तो आप फालतू में शांति कराने वाला मत बनिएगा बीच में। और कोवर्कर के बॉस के पास तो बिल्कुल मत जाइएगा जब तक आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। आप पता चला पहुँचे उसके बॉस के पास में, आपने उसको जो है भड़काना शुरू कर दिया कि देखिए लड़ाई चल रही, दंगा चल रहा है, और बिना जाने समझे कि भाई क्या हो रहा है, और इसके अलावा आपका उनसे कोई लेना देना है नहीं, तब भी आप कूद गए, फिर आप भी जो है वो इसमें मारे ही जाएंगे। तो बहरहाल ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इफ़ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साथियों, आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हो, पर्क्स एंजॉय कर सकते हो। साथ में व्हाट्सएप चैनल से लेके फेसबुक, ट्विटर, मतलब आज का तो एक्स हो गया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फॉलो कर लीजिए। आप मुझे किसी प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे रीच कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये वीडियोस फेसबुक पे मिल जाएंगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।